Welcome back, dear students. The next topic of solution is vapor pressure of liquid solution. बेटा इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर क्या होता है उसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं। सॉल्यूशंस हमारे पास बनते हैं जब हम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिक्स करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन आता है, राइट। जब हम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशन को डील करेंगे, तो लिक्विड सॉल्यूशन को डील करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्वेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा लिक्विड। सॉल्वेंट हमारे पास क्या होगा, लिक्विड, सॉरी, राइट। पता लग गया, हमारे पास सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा। और जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट हमारे पास कुछ भी हो सकता है, हमारे पास लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है सॉल्यूट। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर बेटा लिक्विड सॉल्यूशन को पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि जो सॉल्वेंट होता है वो हमारे पास एट लार्ज क्वांटिटी प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में। तो इसीलिए लिक्विड हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और सॉल्यूट हमारे पास एज अ स्मॉल क्वांटिटी रिक्वायर्ड होता है। तो हमारे पास ये क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। लिक्विड सॉल्यूट जो है हमारे पास लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है। ठीक है, देखो, liquid solution are formed when solvent is a liquid. The solute can be gas, liquid or solid. Generally the liquid solvent is volatile. हमें पता है कि जो लिक्विड सॉल्वेंट जनरली क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। अब आपको वर्ड वोलेटाइल का मीनिंग पता होना चाहिए कि वोलेटाइल होता क्या है। वोलेटाइल बेटा वो होता है कि जब हम किसी टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड को हीट करें एट नॉर्मल टेम्परेचर, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए। कौन? लिक्विड। वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम वॉलेटाइल कहते हैं, वॉलेटाइल नेचर कह देते हैं। ठीक है, तो लिक्विड्स का क्या होगा, लिक्विड सॉल्वेंट्स का नेचर क्या होगा, हमारे पास वॉलेटाइल होगा, राइट। और जो हमारे पास सॉल्यूट्स होंगे, सॉल्यूट में कोई भी सॉलिड, गैस, लिक्विड, वो हमारे पास उनका नेचर वॉलेटाइल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हमारे पास सॉल्वेंट का नेचर क्या होगा, वॉलेटाइल ही होना चाहिए। Next, here we discuss the properties of only binary components. अब binary components का मतलब क्या है? What is the meaning of binary components? Binary components का मतलब two components होंगे वहाँ पर हमारे पास, राइट। वर्ड मीन ऑफ बाइनरी इज टू। तो टू कंपोनेंट्स होंगे हमारे पास। क्या हो सकते हैं? लिक्विड इन लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड इन लिक्विड भी हो सकता है। हम ये दोनों टाइप्स को पढ़ेंगे इन दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे लिक्विड इन लिक्विड। हियर इज द लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, हमने क्या किया, हमारे पास दो कंपोनेंट है जिनको हमने क्या किया, क्लोज वेसल में हमने लिक्विड्स को फिल किया हुआ है। ठीक है, और ये जो दोनों लिक्विड्स होंगे कंपोनेंट 1 में और कंपोनेंट 2 में, ये हमारे पास क्या होंगे, वॉलेटाइल होंगे, वॉलेटाइल नेचर के होंगे। एक बार फिर मैं आपको वॉलेटाइल बता देती हूँ बेटा, वॉलेटाइल मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि दो सब्सटेंस विच आर वेपराइज्ड इन नॉर्मल टेम्परेचर, उनको हम क्या देते हैं, वॉलेटाइल, राइट। और ये जो हमने लिक्विड्स लिए हैं, ये जो नो लिक्विड्स लिए हैं, वो हमने क्या क्या लेने हैं, वॉलेटाइल लेने हैं। ठीक है, और इनको हमने क्लोज वेसल में लेने। नाउ लेट द टोटल वेपर प्रेशर एट दिस स्टेज बी पी टोटल। ओके, टोटल वेपर प्रेशर इन दोनों का। अब ये देखो, यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट 1 में एक लिक्विड है, कंपोनेंट 2 में एक लिक्विड। अब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, एक दूसरे कंपोनेंट, एडिशन ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास एक तीसरा कंपोनेंट बन गया है। ठीक है, और ये पी टोटल आ जाएगा प्रेशर, P1 plus P2, and P1 and P2 be the partial vapor pressure of two component 1 and 2। अगर ये हमारे पास पार्शियल कंपोनेंट P1 ये इसका है, क्योंकि ये कंपोनेंट 1 है और कंपोनेंट 2 का P2 है, तो हमारे पास P टोटल, टोटल क्यों, क्योंकि हमने इन दोनों की एडिशन की है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 plus P2 आ जाएगा।
ठीक है। These partial pressure are related to the mole fraction x1 and x2 of two component 1 and 2 respectively. अब यहाँ पर हमारे पास इनका पार्शियल प्रेशर P1 है, तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास x1 हो जाएगी, इसका P2 है तो इसकी मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास x2 हो जाएगी। तो मतलब कि जो पार्शियल प्रेशर है P1 वो रिलेट कर रहा है मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सिमिलरली इसके भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा आता है राउल्स लो। राउल्स लो, ठीक है, ये लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे। पहले आपको राउल्स लो पता होना चाहिए कि किसने डिस्कवर किया था। इन 1886 French chemist Francois Martin Raoult gave the relationship between them. 1886 में हमारे पास राउल्ट्स लॉ की रिलेशनशिप आई थी। The relationship is known as Raoult's law, which state that for a solution of volatile liquid, हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, volatile liquid होना चाहिए। The partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction. जो हमारे पास partial vapor pressure होगा, यहाँ पर क्या है हमारे पास partial vapor pressure component 1 का P1, ये जो है वो directly proportional किसके होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन x1 की। सिमिलरली कंपोनेंट 2 में हमारे पास पार्शियल प्रेशर कितना है, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर P2 है, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास x2 मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ राउल्स लॉ। अगेन आई रिपीटेड, for a solution of volatile liquid, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपोनेंट 1 को पढ़ेंगे, फिर हम कंपोनेंट 2 को करेंगे। कंपोनेंट 1 देखो, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, राइट। अब हम इसको हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा P1 नोट, where P1 naught is the vapor pressure of pure component at the same temperature. P1 naught क्या है हमारे पास, वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट का, प्योर कंपोनेंट जब एडिशन नहीं हुई है। सिमिलरली हमने कंपोनेंट 2 का भी निकाल लिया कि ये देखो P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, और जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाना है P2 नोट, where P2 not represent vapor pressure of pure component 2। इतना समझ लगा आपको। नेक्स्ट हमने अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, हमें डाल्टन्स लॉ पता है क्या होता है, डाल्टन्स लॉ होता है टोटल प्रेशर निकालना है, टोटल प्रेशर, क्योंकि हमने यहाँ पर एडिशन की हुई है, ठीक है, P1 P2 टोटल प्रेशर विच इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर that is sum of partial pressure of component of the solution is given, P total which is equal to P1 plus P2। P1 की वैल्यू भी है हमारे पास, P2 की भी वैल्यू है, अब हमें पुट कर देनी P total which is equal to P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, ये हमने सब्सटीट्यूट किया वैल्यूज। यस बेटा, हमारे पास ये पिछली स्टेट इक्वेशन आ गई थी, P टोटल विच इज इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, राइट। अब हमें ये रिलेशन पता है, ये रिलेशन आपको मैंने पिछली वीडियो में करा दिया, ये हमारे पास होता है मोल फ्रैक्शन का, राइट, ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन का रिलेशनशिप होती है x1 प्लस x2 विच इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या किया, यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल ली, तो हमारे पास वो कितने आएगा, 1 माइनस x2, दिस इज फोर्थ इक्वेशन। अब मैंने क्या किया, फोर्थ इक्वेशन को पुट कर देना इन थर्ड इक्वेशन में, x1 की जगह इधर पुट कर देना हमने x1 में, तो हमारे पास P टोटल क्या आ जाएगा, P1 नॉट x1 की वैल्यू ये निकाली थी, यहाँ पुट कर देनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2, P2 प्लस P2 नॉट x2, P टोटल, अब P1 नोट आ गया हमारे पास, अब x2 और x2 कॉमन आ रहा है, किस में कॉमन आ रहा है, P1 और P2 नोट में, तो हमने हमारे पास जो स्टेट इक्वेशन आ गई वो हमारे पास क्या आ गई, P टोटल विच इज इक्वल टू P1 नोट प्लस P2 नोट
माइनस P1 नॉट x2। ये आपको इक्वेशन याद रखनी है, ये बेटा आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्पफुल होगी, ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होती है। जो आपने इक्वेशंस याद रखनी है वो मैं आपको एक मार्क करवा देती हूँ। एक आपने ये इक्वेशन याद रखनी है जो न्यूमेरिकल्स में आती है, और दूसरी आपने एक ये याद रखना है और एक ये याद रखनी है। ये न्यूमेरिकल्स में है, जनरली हम यही इक्वेशंस को यूज़ करके राउल्ट्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो आपको ये इक्वेशंस जो है वो पता होनी चाहिए कि ये कहाँ से आई है। नेक्स्ट, नाउ द कंक्लूजन फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ आर। अब हमारे पास ये इक्वेशन फिफ्थ आ गई है, तो हमने इसका कंक्लूजन्स निकाल लिए कि हमारे पास इस इक्वेशन से क्या पता लगा है हमें। फर्स्ट, total vapor pressure over the solution can be related to mole fraction of any one component। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, P total। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट कंक्लूजन का मतलब ये है कि जो टोटल वेपर प्रेशर है, ठीक है बेटा, जो हमने फिफ्थ इक्वेशन आप एक बार देखो, जो टोटल वेपर प्रेशर है वो रिलेट किसके साथ कर रहा है, मोल फ्रैक्शन। ये जो है वो किसके साथ रिलेट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन। कौन से मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट करेगा, किसी भी कंपोनेंट की। अब यहाँ पर हमने x1 की वैल्यू फिल की थी, राइट, x1 की वैल्यू फिल की थी, तो हमारे पास यहाँ पर x2 से ये रिलेट करेगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर x2 की वैल्यू निकाल लेते, x2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस x1, तो यहाँ पर सारे स्टेटमेंट चेंज होकर यहाँ पर हमारे पास x1 आ जाना। तो फिर P टोटल किसके साथ रिलेट कर रहा था, x1 के साथ रिलेट करना था। तो इन्होंने यही कहा है हमें कंक्लूजन में कि टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन रिलेट टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन। किसी भी कंपोनेंट के साथ मोल फ्रैक्शन रिलेट कर सकता है टोटल वेपर प्रेशर का, राइट। नेक्स्ट, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली मतलब डायरेक्टली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। अभी यहाँ देखो P टोटल है, तो यहाँ पर हमने x1 को पुट किया था, तो हमारे पास x2 यहाँ पर आ गया, तो इसीलिए ये किसको वेरीज कर रहा है, P टोटल किसको वेरी कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 को। Next, depending on the vapor pressure of the pure components 1 and 2, total vapor pressure, ये जो टोटल वेपर प्रेशर हमारे पास है ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है विद द इंक्रीज ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। तो ये आपके सारे क्या आगे है, कॉन्क्लूजन्स आगे, जो हमने इक्वेशन फाइनल इक्वेशंस निकाली है राउल्ट्स लॉ की। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेपर प्रेशर फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। देखो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर ग्राफिकल का मतलब क्या होता है, हमने ग्राफ ड्रॉ करना है अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हमने क्या किया है, ग्राफ ड्रॉ किया है अलोंग वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पर मैंने क्या लिया, मोल फ्रैक्शन ली हुई है, ठीक है, क्या लिया, मोल फ्रैक्शन ली हुई है, और वाई एक्सिस पर मैंने क्या लिया, वेपर प्रेशर लिया हुआ है। ठीक है, अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ का पता होना चाहिए, ठीक है, ग्राफ का पता होगा, फिर आपको मैं बताऊंगी कि हमने यहाँ पर लिखना क्या है अगर पेपर में हमारे पास आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफ को अंडरस्टैंड करेंगे। देखो बेटा यहाँ पर मैंने कहा है, अभी एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया, मोल फ्रैक्शन ली, तो यहाँ पर x1 हमारे पास 1 है और x2 विच इज इक्वल टू 0 और x1 विच इज 0 x2। अब देखो अगर मैं तो x1 ये हमारे पास क्या है, हमने को दो कंपोनेंट्स लिए थे, टू कंपोनेंट्स लिए थे, और ये टू कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन है। ओके देखो x1 हमारे पास क्या है, अगर मैं राइट की तरफ इधर की तरफ मूव करूं तो हमारे पास x1 क्या कर रहा है, x1 क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट, x1 क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगर मैं इधर से लेफ्ट की तरफ मूव करूं तो x1 क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो 1 से 0, अगर मैं राइट की तरफ मूव करती हूँ 1 से 0, अगर मैं लेफ्ट की तरफ मूव करती हूँ 0 to 1 हो जाता है। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, अभी x1 की बात कर रही हूँ। ठीक है, अभी हमने x1 का ग्राफ ड्रॉ करना है, और ये हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर।
ठीक है, देखो अ प्लॉट ऑफ P1 और P2 वर्सेस हमने ड्रॉ करना है द मोल फ्रैक्शन x1 x2 फॉर सोल्यूशन गिवन लीनियर प्लॉट। ठीक है, ये हमें लीनियर स्ट्रेट एक ग्राफ मिलता है। देखो यहाँ पर अगर मैं इधर इधर आप किधर से भी देख लो आपको ये ग्राफ इजी होगा। देखो मैं आपको दोनों टाइप से बताऊंगी। x1 अगर मैं इधर को मूव कर रही हूँ तो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। x1 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है, देखो x1 क्या कर रहा है, x1 हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है तो ये देखो ये ग्राफ आ जाएगा, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हमने जहाँ तक जाए P1 नोट आ गया। ठीक है, x1 हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, x1 डिक्रीज कर रहा है। और अगर मैं x2 की बात करूँ, x2 0 से 1 है तो ये हमारे पास इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये लीनियरली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है। ये लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, ये लीनियरली डिक्रीज हो रहा है x1, और ये लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। कौन इंक्रीज हो रहा है, x2 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं इधर को मूव करूँ, इधर को, ठीक है x2 सपोज करो मैंने इधर से करना है कि x2 जो है वो इधर जाकर डिक्रीज हो रहा है, इधर जाकर डिक्रीज हो रहा है। तो ये ग्राफ जो है x2 का वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये भी इधर से देखेंगे ना, ये डिक्रीज हो रहा है। और अगर मैं x1 का ग्राफ देखूंगी तो वो क्या कर रहा है, x1 का ग्राफ क्या कर रहा है, x1 का ग्राफ जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यही मेन जो थ्योरी इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की है कि अगर हम x1 के अलोंग मूव करेंगे तो ये x1 0 हो रहा है तो ये डिक्रीज हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास दो पॉइंट आ जाएंगे इसमें, P1 नोट और P2 नोट। हम मुझे पता है P1 P नोट हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स थे प्योर वेपर प्रेशर्स के। ठीक है, जब मिक्सिंग नहीं हुई थी। तो अगर मैं इस ये देखो ये P1 आ गया, ये P1 का ग्राफ आ गया, और ये P2 का ग्राफ आ गया, ये फर्स्ट ये सेकंड। अगर मैं P टोटल निकालना होगा तो P1 नोट और P2 नोट को ड्रॉ कर P टोटल मेरे पास P1 प्लस P2 आ जाएगा। ठीक है, P नोट हमारे पास, P टोटल हमारे पास P1 प्लस P2 आ जाएगा। इन दिस रिप्रेजेंट मिनिमम वैल्यू ऑफ P टोटल इज P1 नोट। मिनिमम वैल्यू इसकी है P1 नोट की, क्योंकि ये डिक्रीज कर रही है, इधर को मूव कर रही है, और ये इंक्रीज कर रही है तो ये, एंड मैक्सिमम इज P2 नोट। अज्यूमिंग दैट कंपोनेंट 1 इज लेस वोलेटाइल, इससे हमें पता लगता है कि जो कंपोनेंट 1 था हमारा क्या था, लेस वोलेटाइल था एज कंपेयर टू कंपोनेंट 2। ठीक है, तो कंपोनेंट 2 हमारा क्या होगा, लार्ज वोलेटाइल होगा। Now, if y1 and y2 are mole fractions of the component 1 and 2 respectively in the vapor phase, then ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये किसकी इक्वेशन आएगी हमारे पास, उन्होंने कहा y1 और y2 हमारे पास क्या है, ये जो y1 है और ये जो y2 है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली इन द वेपर फेज। देन हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अगर P1 के लिए कर रहे हैं तो y1 P टोटल आ जाएगी, क्योंकि P2 के लिए कर रही है तो y2 P टोटल। और जनरली हमने क्या किया, PI विच इज इक्वल टू YI। आई का मीनिंग क्या है यहाँ पर, आई का मीनिंग 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेपर प्रेशर फॉर आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, होप आपको ये समझ लग गया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे न्यूमेरिकल। यस बेटा, ये न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल 2.5 NCERT की। पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोफॉर्म क्लोरोमीथेन एट 298 Kelvin आर 200 mm Hg एंड 415 mm Hg। ठीक है, ये हमारे प्रेशर के यूनिट्स होते हैं रिस्पेक्टिवली। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हमने कैलकुलेट क्या करना है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एट 298। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, मिक्सिंग हो गई, तो हमने टोटल वेपर प्रेशर यहाँ पर निकालना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले सॉल्यूशन में टोटल वेपर प्रेशर का पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो वो हम लिख लेते हैं। टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, P1 नोट प्लस P2 नोट माइनस P1 नोट
x2, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला, राइट। अब हमने क्या क्या निकालना है वो भी आपको पता होना चाहिए। हमारे पास जो है वेपर प्रेशर गिवन है, हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर जो है वो गिवन है। P1 नोट, हमारे पास दो कंपोनेंट है, क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म उसको मैं P1 नोट कर लेते हैं, ठीक है, क्लोरोफॉर्म P1 नोट। और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है, इसको मैं क्या P2 नोट कह देती हूँ, ठीक है। अब क्लोरोफॉर्म हमारे पास कितनी है, 200, ये P1 नोट हमें कितना गया, 200 mmHg। सिमिलरली डाइक्लोरोफॉर्म कितनी है, P2 नोट, P2 नोट हमें कितनी है, 415 mmHg। ये किसकी है, डाइक्लोरोमीथेन की, ठीक है, समझ लगी इतनी बात। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमारा P1 नोट भी है, P2 नोट भी है, हमें क्या निकालना है, ये मोल फ्रैक्शन निकालनी है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन हमने निकालनी है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, मोलर मास निकालना है। क्या निकालना है, मोलर मास, मोलर मास किसका निकालना है, मोलर मास ऑफ CH2Cl3, CH2Cl3 का हम निकाल लेते हैं, ठीक है, क्लोरोफॉर्म का मोलर मास निकाल लेते हैं। वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 + 1 + 35 × 3, 3 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पर कोई नहीं था स्टीरियो में, तो हमने क्या किया, 1 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 119.5 ग्राम मोल इनवर्स, मोल इनवर्स ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है, ये हमारे पास है। अब हमने सिमिलरली किसके निकालना है, मोलर मास, मोलर मास ऑफ CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन का निकालना है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 × 1 + 1 × 2 + 35 × 2, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 85 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है, 85 ग्राम मोल इनवर्स ये हमारे पास आ गया। इतना आपको समझ लग गया। अब हमने क्या, ये हमारे पास मोलर मास है, अब हमने मोल्स निकालने हैं। क्या निकालने, हमने मोल्स निकालने। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसके मोल्स निकाल लेती हूँ, मोल्स ऑफ CHCl3, ठीक है। तो वो हमारे पास कितने आ जाएगा, देखो हमारे पास कितना आ जाएगा, वेट कितने गिवन है हमें यहाँ पर, मिक्सिंग 25.5 ग्राम, 25.5, दूसरे का कितना गिवन, 25.5 आ गया। नेक्स्ट दूसरे का मोलर मास ऑफ CH3C वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 119.5, 1.95 1.9.5 आ गया, ठीक है। ये आपको मोल्स निकालने आते हैं। इतनी बात क्लियर है आपको। हमने क्या किया है, ये मोलर मास निकाल लिया था, उसको वेट के साथ डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 0.213 मोल, ठीक है। नेक्स्ट मोल्स ऑफ किसके निकालने हैं, अब हमने डाइक्लोरोमीथेन के निकालने, मोल्स ऑफ CH2Cl2, ठीक है। तो उसका वेट हमें कितना है, 40 ग्राम, तो यहाँ पर लिख दिया ऊपर 40,
नीचे हमने उसका निकाला है मोलर मास, कितना आया था 85 ग्राम, इधर भी ग्राम आना, ग्राम ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है, मोल इनवर्स। तो इसको जब हम सॉल्व कर देंगे डिवाइड कर कर तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.47 मोल, 0.47 मोल। अब हमने क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने। तो वो हमारे पास कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या कितने आ जाएंगे हमारे, ऐड कर देंगे हम, किसको ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 0.213 प्लस 0.47 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0.66 आ जाएगा, 8 और 0.683, ठीक है। इनको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.683 हमारे पास आ जाएगी। इतना स्टेप आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि हमने क्या किया है, ठीक है। अब हम मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। एक निकाल लेंगे, दूसरा खुद बे खुद निकल आएगा, हमें फॉर्मूला आता है। देखो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकाल लेते हैं, डाइक्लोरोमीथेन का निकाल लेते हैं, डाइक्लोरोमीथेन का निकाल लेते हैं, दैट इज CH2Cl2, ठीक है, इसका निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है 0.47 अपॉन कितना आ जाए 0.683 अपॉन टोटल होता है ना, टोटल मोल और मोल, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0.688, ठीक है, 0.688। अब मुझे फॉर्मूला पता है कि XCH2Cl2 प्लस XCHCl3 विच इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये हमारे पास निकला है, ये हम फाइंड कर लेंगे। देखो XCHCl3 विच इज इक्वल टू 1 माइनस XCH2Cl2, और ये हमारे पास कितना है 1 माइनस का कितना आ जाए 0.688, ये हमने ऊपर निकाला था, ठीक है। और जब हम XCHCl3 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.312, एक ये हमारे पास आ गया और एक ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये दोनों हमने मोल फ्रैक्शंस निकाल लिए, दोनों के किन के क्लोरोफॉर्म के भी निकाल लिए, डाइक्लोरोमीथेन के भी निकाल लिए। अब हमने क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर देना है, ये वाले फॉर्मूले में पुट कर देना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना। हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, ये वाले फॉर्मूले में पुट कर देना है, ओके। देखो इसको हम फ्रॉम फर्स्ट ले लेते हैं, फ्रॉम वन इक्वेशन पी टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, P1 नोट हमारे पास कितना था, देखो P1 नोट हमारे पास कितना था 200 आ गया, 200 प्लस P2 नोट कितने 415 माइनस P1 नोट कितना है 200, और x2 हमारे पास कितना आया है, x2 हमारे पास आया है 0.688। अभी x2 को आपने कंफ्यूज नहीं करना, देखो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्लोरोफॉर्म दिया था तो ये हमारे पास फर्स्ट आ गया, डाइक्लोरोमीथेन हमारे पास सेकंड आ गया, तो हमने इसका ही मोल फ्रैक्शन लेना है, ठीक है। x2 का ये है हमारे पास, तो इसकी हमने मोल फ्रैक्शन ले लिया 0.688, ये हमने यहाँ पर फाइंड किया हुआ था, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगी, जब मैं इसको सॉल्व कर लूँगी यहाँ पर तो 200 आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा 147.9, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 347.9 mmHg, ये हमारे पास क्या आ गया पी टोटल आ गया, ये मेरे पास पी टोटल आ गया, ठीक है। अभी ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट करना है। सेकंड पार्ट में क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। अब हमने ये फाइंड करना है, ये इजी है सेकंड पार्ट। अब हमने इसमें क्या करना है,
हमने अभी एक फॉर्मूला पीछे रीड किया था, पढ़ा था। वो क्या था हमारे पास? वो हमारे पास था P, क्या था? PI विच इज इक्वल टू सॉरी, अच्छा ओके, इन द फॉर्म ऑफ वाई के फॉर्म में हमारे पास वो क्या आ जाएगा? PI P टोटल आ जाएगा। ये कैसे आया ये मैं आपको बता देती हूँ। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था PI विच इज इक्वल टू YI P टोटल, पढ़ा था। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये क्या होगा? उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये मिल जाएगी इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से ये मिली है, इस इक्वेशन से हमने ये इक्वेशन निकाली है। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमने PI निकालना है। P टोटल तो हमारे पास आ गया, इसका मतलब हमने PI निकालना है। तो PI क्या होगा हमारे? ठीक है, हमने PI निकालना है, तो PI फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकाल लेते हैं CH2Cl2 के लिए। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो हमारे पास आ जाएगा इसका मोल फ्रैक्शन जो हमारा आया था 0.688 मोल फ्रैक्शन आया था। ठीक है, 0.688 और हमारे पास ये गिवन था 415 mmHg। ठीक है, ये जो मोल फ्रैक्शन CH2Cl2 का ही आया था और CH2Cl2 का ही हमें ये गिवन था वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर भी इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 285.5, ये आपने कैलकुलेट कर लेना है एक बार। ठीक है, ये हमारे पास आ जाना है। नेक्स्ट, ये कैसे आया? एक बार मैं आपको फॉर्मूला भी लिख देती हूँ। P2 नॉट X2, ये आया है हमारे पास P2 नॉट X2 हमने यहाँ पर निकाला था ये, और P2 नॉट हमें पता था ये। ठीक है, तो इनको हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली हमने क्या करना है? PCHCl3 का भी निकाल लेना है, तो वो भी सिमिलरली ऐसे 0.312, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 200 ये निकला था CHCl3 का। ठीक है, और इसका P1 नोट हमें पता था 200। ठीक है, ये देखो 200, तो इसके साथ हमने इसको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास P1 नोट X1 आ गए, तो इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 62.4 mmHg आ जाएगा। ये हमारे पास क्या निकला है? PI, और यहाँ पर हमने पुट कर देना। हमने क्या निकाल लेना है? Y मोल फ्रैक्शन निकाल लेना है। मोल फ्रैक्शन देखो CH2Cl2 फर्स्ट निकालना है, हमने ये वाला निकालना है ना। तो यहाँ पर PI की वैल्यू निकाली मैंने, क्या निकली है मेरी? 285.5 mmHg। इसको डिवाइड कर देना P टोटल की वैल्यू यहाँ पर निकली 347.9 mmHg। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 0.82। सिमिलरली मैंने CHCl3 की भी निकाल लेनी है। ठीक है, तो वो मेरे पास कितना है? ये देखो 62.4 आई, 62.4 mmHg। इसको डिवाइड मैंने कर देना टोटल के साथ 347.9 mmHg। तो ये मेरे पास कितना आ गया? 0.18। हैंस प्रूव्ड। ये था हमारा न्यूमेरिकल। अब देख सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम है इस न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग तो आप पूछ। ये हमारा न्यूमेरिकल है बेटा, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सिंपल, आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है वो पता होना चाहिए। तो पुटिंग कर हमने फर्स्ट पार्ट निकाल लिया और सेकंड पार्ट भी निकाल लिया यहाँ से। होप आपको ये वीडियो अंडरस्टैंड होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।